अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नए वर्ष की शुरुआत नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ दिसंबर 2019 से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई और साल का अंत किसान आंदोलन से हो रहा है। आंदोलन से शुरू हुए और आंदोलन पर खत्म हुए साल 2020 में कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया कि अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर उठी। एक और कोरोना अपना प्रभाव फैलाता रहा तो दूसरी ओर भारतीयों ने भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हुए, मास्क लगाते हुए, 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए कोरोना का पूरी दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। साल का अंत आते आते कोरोना के मामलों में गिरावट और अर्थव्यवस्था के सभी मोर्चों पर मिल रही खुशखबरी से अच्छे दिनों के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप के उभार ने वैश्विक स्तर पर आशंकाओं के नए बादलों को जन्म दे दिया है। वर्ष 2020 जहां भारत के लिए घटनाओं से भरा रहा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई उलटफेर हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी जनता ने पलट दी तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने खुद ही संसद को भंग कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने दुनिया भर के पर्यावरणविदों का ध्यान अपनी ओर खींचा तो कोरोना वायरस के जनक चीन के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी बढ़ी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में दुनिया के इस सबसे बड़े खेल आयोजन को स्थगित किया गया तो इटली पहला ऐसा देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु ने वैश्विक स्तर पर रंग भेद के खिलाफ आवाज बुलंद की तो केरल में गर्भवती हथिनी की पटाखा खाने से हुई मृत्यु पर हर किसी की आंखें नम हो गई। लग रहा है ना रोचक? आइए आपको महीने दर महीने के हिसाब से साल 2020 की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताते हैं। जनवरी 2020 नए साल की शुरुआत में देश को सेनाध्यक्ष के रूप में मनोज मुकुंद नरवणे मिले तो देश के पहले सीडीएस के रूप में बिपिन रावत की नियुक्ति हुई। जनवरी माह में डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2020 को नर्स और दाई वर्ष घोषित किया। तब किसे पता था कि वाकई ये वर्ष नर्सों और दाइयों और डॉक्टरों की अनवरत सेवा लेने वाला वर्ष बन जाएगा। 20 जनवरी को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जगत प्रकाश नड्डा को चुना। जनवरी माह में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब चिंता बढ़ गई जब लगा कि अब अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसा तब हुआ जब बगदाद में अमेरिकी हमले में ईरानी सेनाध्यक्ष जनरल कासिम सोलेमानी मारा गया। जनवरी माह के अंत में भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज केरल में सामने आया, जिसको देखते हुए सरकार चिंतित हो गई और स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया। हालांकि हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग जनवरी मध्य से ही शुरू की जा चुकी थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न समितियों का गठन करके आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए कमर कस ली थी। फरवरी 2020 फरवरी माह की शुरुआत केंद्रीय बजट पेश किए जाने के साथ हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की प्रगति को आगे ले जाने में सहायक बजट पेश किया और कई नई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें विवाद से विश्वास तक योजना प्रमुख रही। फरवरी माह में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट का गठन किया है। फरवरी माह में दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ 63 सीटें हासिल कर सत्ता में लौटी और भाजपा अपना पिछली बार का 3 का आंकड़ा कुछ सुधार कर 8 सीटों पर आकर रुक गई। कांग्रेस एक बार फिर अपना खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। 12 फरवरी 2020 का दिन इसलिए लोगों के लिए यादगार बन गया क्योंकि उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम प्रदान किया। फरवरी माह में उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिफेंस एक्सपो भी आयोजित किया गया, जिसमें विदेशी कंपनियों ने देशी कंपनियों के रक्षा उत्पादों को देखा और सराहा।
इस दौरान कई विदेशी कंपनियों से रक्षा अनुबंध भी हुए। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा भी सार्वजनिक करना होगा। फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को समझाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया, लेकिन आंदोलनकारियों ने इनकी बात नहीं सुनी और CAA कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। फरवरी में तब भारत की ओर पूरे विश्व की निगाहें पड़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे दलबल के साथ भारत की यात्रा पर आए और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्व में सबसे बड़े स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में लाखों लोगों ने ट्रंप का अभिवादन किया। फरवरी माह में राजधानी दिल्ली दंगों की चपेट में आ चुकी थी। दंगों में कई लोग मारे गए और संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ। फरवरी माह में कोरोना वायरस चीन के वुहान में रौद्र रूप दिखाने लगा था, इसलिए सरकार ने वहां फंसे हुए अपने लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया और उन्हें भारत लाकर पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और वहां से घर भेजा गया। मार्च 2020। मार्च में बड़ी राजनीतिक हलचल तब हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। मार्च महीने में जैसे जैसे कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती रही, वैसे वैसे खेल टूर्नामेंटों और अन्य बड़े आयोजनों के रद्द होने के समाचार आने लगे। यही नहीं, जब जान पर बन आई तो CAA विरोधी प्रदर्शन भी बंद होने लगे और शाहीन बाग के तंबू भी उखड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता से देश को अवगत कराया और इसी के साथ ही उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने देश में 21 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश की जनता ने ताली और थाली बजाकर कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताया। मार्च महीने में मध्य प्रदेश में सप्ताह भर चले राजनीतिक घटनाक्रम में कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली। अप्रैल 2020। अप्रैल महीने की शुरुआत में 5 तारीख को प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए देशवासियों ने 9 बजे से 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद रखी। दिए, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी की गई और देश भर में 9 मिनट तक नजारा दीपावली जैसा था। अप्रैल में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के सदस्यों का एक साथ एकत्रित होना और वो भी लॉकडाउन के दौरान, ये बड़ा मुद्दा बन गया। जब ये बात सामने आई कि अधिकांश जमाती कोरोना पॉजिटिव हैं, तब तो सरकारों की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि जब तक प्रशासन चेतता तब तक ये जमाती अलग अलग शहरों के लिए रवाना हो चुके थे और ये जहां भी गए वहां पर इन्होंने कोरोना को फैलाया। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई प्रकार की रियायतों का ऐलान किया, जिनमें कर्ज सस्ता करने से लेकर 3 महीने के लिए EMI को स्थगित करने की सुविधा भी प्रदान की, जिसे बाद में बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने अप्रैल के पहले सप्ताह में देश को दिए अपने संबोधन में लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान किया और 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे लाइटें बंद करके 9 मिनट तक दिए या मोमबत्ती से रोशनी करने का आह्वान किया। अप्रैल में देश ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन तब देखा जब लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी छिन जाने से प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों की ओर निकल पड़े। चूंकि सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ये कामगार पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के जरिए यहाँ तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनन फानन में अपने घर लौटे थे और इस दौरान कई मजदूर दुर्घटनाओं के शिकार भी हुए। प्रवासी मजदूरों के पलायन के समय देश भर से जिस तरह की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनको देश लंबे समय तक याद रखेगा। अप्रैल माह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सदस्यों और सांसदों ने ये तय किया कि वो 1 साल तक अपनी तनख्वाह में 30% तक की कटौती करवाएंगे और ये राशि कोविड-19 से लड़ने में खर्च की जाएगी। अप्रैल में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू हुआ और इस संबंध में दूरदर्शन ने भी कुछ शिक्षाप्रद कार्यक्रम शुरू किए ताकि जिन इलाकों में इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है, वहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकें। इसी महीने राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों की घर वापसी का मुद्दा भी उठा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने छात्रों को बस भेजकर वापस बुला लिया तो अन्य राज्यों पर भी दबाव पड़ा। अप्रैल में MSME सेक्टर के लिए कई रियायतों की घोषणा की गई,
क्योंकि ये सर्वाधिक संख्या में रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर है। इस महीने तब बड़ी मुश्किल हुई जब कई राज्यों ने अपनी सीमाओं पर सख्त पहरा बिठा दिया। केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में 15,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना को हराने के प्रयोग भी अप्रैल में ही शुरू हुए। अप्रैल माह में ही सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया ताकि कोरोना के मामले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। अप्रैल में देश में लॉकडाउन 3 का ऐलान किया गया, लेकिन अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की कवायद भी शुरू की गई। गृह मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ कार्य की शुरुआत के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। अप्रैल माह में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके तहत गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा की गई। अप्रैल में अमेरिका को भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिए जाने पर विवाद भी हुआ। अप्रैल महीने में ही रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की परिकल्पना सामने आई। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने महीने में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई रियायतों का ऐलान किया और ब्याज दरों में भी कटौती की। अप्रैल के महीने कोरोना वॉरियर्स को बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने महामारी कानून में बदलाव करते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस पर हमला करने वालों पर कड़ी सजा के प्रावधान किए। सरकार ने इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में किसी प्रकार की वृद्धि को भी जुलाई 2020 तक के लिए रोक दिया। अप्रैल में ही देश से वो तस्वीरें भी सामने आई जिनमें लॉकडाउन के कारण देश की सभी प्रमुख नदियों का जल साफ, सभी नगरों, महानगरों की हवा एकदम शुद्ध हो गई थी। अप्रैल के अंत में सरकार ने ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन में कुछ और ढील दी जाएगी, जिसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए। अप्रैल का अंत होते होते प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मई 2020 मई का पहला दिन यानी मजदूर दिवस मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि इस दिन से प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया, जिससे विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों ने राहत की सांस ली। 2 मई को लॉकडाउन को बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए। मई में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर तब संकट के बादल मंडराने लगे जब विधान परिषद के लिए नामांकित होने के मुख्यमंत्री के प्रयासों को राज्यपाल ने सफल नहीं होने दिया। संकट से निजात के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, जिसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधान परिषद चुनावों को तत्काल कराने की मांग की और इस तरह महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म हुआ। मई महीने से ही भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी का बड़ा अभियान शुरू किया। मई में कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता, जिस पर विवाद भी हुआ। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक कंपनी के संयंत्र से गैस लीक होने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार पड़ गए। मई महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया और 1,20,000 करोड़ के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। मई में आए तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही हुई, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इन दोनों राज्यों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराई। गृह मंत्रालय ने इसी महीने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत भी की। 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हुई तो लोगों को कुछ आसानी हुई। मई में चीन के साथ LAC पर तनातनी शुरू हुई और नेपाल ने भी आंखें दिखाते हुए अपने मानचित्र में बदलाव करते हुए उसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर में नई डोमिसाइल नीति भी इस महीने अधिसूचित कर दी गई। मई में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर और प्रख्यात ज्योतिष बेजान दारूवाला का भी निधन हो गया। मई में ही देश के कुछ राज्यों में टिड्डियों के हमले की शुरुआत हुई, जिसने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। मई की शुरुआत में जब शराब की दुकानों को खोला गया तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का घोर उल्लंघन किया, जिसके बाद कई राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था की तो कई जगह टोकन सिस्टम लाया गया। जून 2020 1 जून को मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद का निधन हो गया। रेलवे ने 1 जून से कुछ विशेष ट्रेनों की सुविधा शुरू की, जिससे लॉकडाउन के दौरान जहां तहां फंसे लोग अपने घरों को वापस जा सकें। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर गौर करते हुए सरकारों को निर्देश दिए
कि 15 दिन के अंदर उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाए। तूफान निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग की समय पर मिली सूचनाओं के चलते बड़ा नुकसान टाल दिया गया। जून महीने में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअल तरीके से द्विपक्षीय बैठक की और एक बड़ा रक्षा करार दिया। प्रसिद्ध निर्माता बासु चटर्जी का इस महीने निधन हो गया, तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई स्थित घर पर आत्महत्या कर सभी को चौंका दिया। जून के दूसरे सप्ताह से देश के सभी धार्मिक स्थलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट को खुलने की अनुमति मिल गई। असम के तेल कुएं में लगी आग से भी काफी नुकसान हुआ। जून मध्य में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और कई दौर की वार्ता के बाद भी मामला सुलझ नहीं सका है। प्रधानमंत्री ने चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का भी आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो कोई भारतीय सीमा में घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसी महीने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने रूस की यात्रा की और वहां विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के अलावा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस महीने पुरी और द्वारका में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी सीमित रूप से शुरू हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, जिसके बाद दिल्ली में बड़ी संख्या में बेडों की व्यवस्था की गई, जांच का दायरा बढ़ाया गया और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस बार लोगों ने घर पर ही रहकर मनाया। महीने के अंत में प्रधानमंत्री ने देश को एक बार फिर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दायरा नवंबर अंत तक बढ़ाने की घोषणा की। महीने के अंत में भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये भारतीयों का डेटा चुरा रहे थे। जुलाई 2020, उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया, जिस कानपुर से उसने खौफ का कारोबार किया। एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। अचानक ही एसटीएफ की गाड़ी पलटी और विकास दुबे पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विकास दुबे मारा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने देश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के मानव पर पहले चरण के ट्रायल शुरू किए। जुलाई महीने में प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान और अभिनेता जगदीप का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख जाकर चीन को चेतावनी दी और गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान घायल हुए सैनिकों का हाल जाना। भारतीय रेलवे ने 151 ट्रेनें निजी कंपनियों की ओर से चलाने का प्रस्ताव रखा। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान ऑपरेशन सेतु संपन्न किया। अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नेपाल सरकार ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान सरकार में हुई बगावत, उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाया गया। कई सप्ताह तक चले राजनीतिक ड्रामे के दौरान सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक गुरुग्राम के एक रिसोर्ट में डेरा डाले रहे। केंद्र सरकार ने इसी माह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की घोषणा की। हालांकि कुछ ही देशों की विदेशी उड़ानों को इसके तहत मंजूरी दी गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। झारखंड सरकार ने मास्क नहीं पहनने और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल का प्रावधान किया। भारत सरकार ने 47 और चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का अनावरण किया। गृह मंत्रालय ने जिम, योगा केंद्र को खोलने की अनुमति दी। 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हुआ और नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की गई। इसरो ने निजी क्षेत्र को श्रीहरिकोटा में अपने लॉन्च पैड स्थापित करने की अनुमति दी। अगस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।
प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर दर्शन किए और रामलला का पूजन भी किया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद होने के बाद जिस तरह नेपाल सरकार ने बिना बातचीत के अपने देश का नक्शा जारी कर विवादित क्षेत्रों को अपना बता डाला, पाकिस्तान ने भी उसी तर्ज पर चलते हुए अगस्त महीने की शुरुआत में अपने देश का नया नक्शा जारी कर डाला और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोका गया है। पाकिस्तान ने ये कदम 5 अगस्त से पहले उठाया, जब जम्मू कश्मीर से भारत सरकार के आर्टिकल 370 हटाए जाने को 1 साल पूरा होने वाला था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल बाद ही उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को हटाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया। अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अहम घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी घोषणा में कहा कि इस फैसले से रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिन 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, उसमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल हैं। अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। अगस्त महीने में मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रूस ने पहली कोरोना वायरस वैक्सीन पेश की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी ने इस वैक्सीन की पहली डोज ली। सरकार के प्रति करदाताओं का भरोसा बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए अगस्त महीने में कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार टैक्स पेयर्स के सम्मान में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े सुधार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। कोरोना से संक्रमित उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान का निधन हुआ। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज नहीं रहे। 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में हुआ निधन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का अगस्त माह में हुआ ऐलान। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा का हुआ चयन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाने की भी घोषणा की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में केंद्रीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया। इसी के साथ इंदौर ने चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला किया कि प्रदेश की सभी नौकरियां प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के एक मामले में दोषी ठहराया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। रिलायंस रिटेल ने बड़ा अधिग्रहण करते हुए फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अगस्त माह के अंतिम दिन निधन हो गया। सितंबर 2020 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक से इतर चीनी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सर्विस अधिकारियों के लिए कर्मयोगी मिशन को हरी झंडी दी है। इसके तहत खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मयोगी मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलाया जाएगा। भारत सरकार ने सितंबर माह में एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पबजी मोबाइल गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले भी सरकार कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। हैकरों ने सितंबर माह में तब सनसनी फैला दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट की ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि तुरंत ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। इस अवसर पर अंबाला एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई।
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया की VI के नाम से रीब्रांडिंग की गई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग से उनकी चीनी विदेश मंत्री के साथ भी बैठक हुई। भारत चीन के बीच LAC पर जारी विवाद के बीच ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान दोनों देशों ने 5 बिंदुओं पर सहमति वाला वक्तव्य भी जारी किया। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। कोरोना काल में विभिन्न प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अलग अलग समय पर हुई। संसद सत्र से पहले सभी सांसदों और संसद परिसर के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। दोनों सदनों में कई विधेयक पारित किए गए। हालांकि सबसे ज्यादा हंगामा कृषि विधेयकों को लेकर हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका देते हुए आर्थिक व सामाजिक परिषद की संस्था में जगह बना ली है। भारत अब अगले 4 साल के लिए महिलाओं की स्थिति को लेकर बने आयोग CSW का सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत के अलावा चीन व अफगानिस्तान दौड़ में थे। NDA उम्मीदवार डॉक्टर हरिवंश को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। संसद सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध पर दोनों सदनों में बयान देकर स्थिति को स्पष्ट किया। संसद के नए भवन के निर्माण के लिए जारी निविदा टाटा समूह के पक्ष में रही। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से ये कदम उठाया गया है। सितंबर माह में ही भारत ने कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान के तहत विराट कोहली, मिलिंद सोमन और अन्य के साथ वर्चुअल संवाद किया। भारतीय वायुसेना की शिवांगी सिंह ने रचा इतिहास। लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन। वो कोरोना के चलते पिछले काफी समय से अस्पताल में थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जसवंत सिंह का निधन। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने के पाकिस्तान के ऐलान पर भारत ने विरोध जताया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी को बरी किया। अक्टूबर 2020 लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान शहीद हुए 20 जवानों की याद में वॉर मेमोरियल बनाया। भारत ने परमाणु सक्षम शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल के नए प्रारूप का सफल परीक्षण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया। शाहीन-बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अपने अधिकारों की मांग के लिए दूसरों के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान कराया गया। इस दौरान कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया गया। बिहार चुनावों में NDA ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा और महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार में NDA से अलग होकर चुनाव लड़े। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड देने की घोषणा का शुभारंभ किया। भारत ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के दौरान कई अहम समझौते हुए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 वर्ष की उम्र में निधन। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापन में काम करने पर रोक लगाई। इस बार शारदीय नवरात्रि, दशहरा आदि सीमित दायरे में मनाए गए। दशहरे पर रामलीलाओं का बड़ा आयोजन नहीं हुआ। हालांकि अयोध्या में पहले से ज्यादा भव्य रामलीला का आयोजन हुआ, लेकिन दर्शक इसे वर्चुअली ही देख सकते थे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ किया।
ये सेवा गुजरात में शुरू हुई देश का पहला सी प्लेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक उड़ेगा। नवंबर 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया। इसके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होकर नया इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियन अमेरिकन व्यक्ति बन गईं। भारत सरकार ने ऑनलाइन मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया। बिहार विधानसभा चुनावों में करीबी मुकाबले में महागठबंधन पिछड़ा। एनडीए में सर्वाधिक सीटें लाने वाली भाजपा ने मुख्यमंत्री पद की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार को सौंपी। बिहार में इस बार सुशील कुमार मोदी की जगह भाजपा ने तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री पद हासिल किए। दीपावली से पहले एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। फिल्म कलाकार आसिफ बसरा धर्मशाला स्थित अपने घर पर मृत पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को विश्व के कल्याण की दिशा में भी उठाया गया कदम बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उपस्थित रहे। प्रख्यात बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है। आरबीआई दुनिया का पहला ऐसा केंद्रीय बैंक बन गया जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर हैं। भारत सरकार ने अली एक्सप्रेस समेत 42 और चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन। चक्रवाती तूफान निवार ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में मचाया उत्पात, तटीय क्षेत्रों में हुआ नुकसान। लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के विलय को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद विरोधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की प्रगति का जायजा लेने के लिए 3 फार्मा कंपनियों के लैब का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देव दीपावली पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नवंबर अंत तक पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे। दिसंबर 2020 लगभग साल भर तक कोरोना वायरस से जूझती दुनिया को दिसंबर माह की शुरुआत में तब बड़ी खुशखबरी मिली जब ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और नई डिजिटल सेवाओं को शुरू करने पर रोक लगाई। मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को 100 साल बाद स्वदेश लाया गया। इस मूर्ति को वाराणसी के प्राचीन मंदिर से सन 1913 में चुरा लिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सभी पुलिस स्टेशनों के अलावा सीबीआई, एनआईए, ईडी और एनसीबी के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए। एमडीएच मसालों के मालिक और मसाला किंग के नाम से मशहूर महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष के भारत बंद का पंजाब को छोड़कर देश भर में कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को संशोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 9 राज्यों में सफलतापूर्वक लागू। पत्रकार और लेखक मंगलेश डबराल का निधन। लक्षद्वीप पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जहां खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक रूप से होती है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस की सीटें पहले से आधी हो गई, जबकि ओवैसी की पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। निगम चुनावों में भाजपा ने अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को प्रचार में उतार दिया था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव हुए। जिला विकास परिषद चुनावों में भाजपा अकेले दम पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि गठबंधन के रूप में कुपकार अलायंस अधिकांश जिला विकास परिषदों में बहुमत हासिल करने में सफल रहा। सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान का खाका प्रस्तुत किया। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर भाजपा और बंगाल सरकार के बीच तीखी बयानबाजी हुई। नड्डा पर हमले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में वापस बुलाने का फैसला सुनाया।
लेकिन ममता सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए। अंकिता रैना ने ITF डबल्स टाइटल जीता। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअली चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इस मार्ग पर 55 साल बाद रेल सेवा बहाल हुई। कांग्रेस के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहे विवादों के बीच संसद को भंग करने का ऐलान किया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता चलते ही भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार केवल सरकार या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए सेहत योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ICC के दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट भावना सम्मान मिला। तिरुवनंतपुरम की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन बनी भारत की सबसे कम उम्र की मेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरेंद्र मोदी AMU में संबोधन देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष SL धर्मेगौड़ा का शव रेल पटरी पर मिला। धर्मेगौड़ा के साथ हाल ही में विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों ने किया था दुर्व्यवहार। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि वो अब राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने दिसंबर अंत तक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके अलावा यदि इस साल देखें तो वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, क्वारंटीन, इम्यूनिटी बूस्टर जैसी चीजें आम हो गई। कोरोना के शुरुआती दौर में छुआछूत जैसी सोच भी दिखाई दी, जब लोग अपने ही परिजनों से बीमारी के समय दूरी बनाने लगे। परिजनों के अंतिम दर्शन न कर पाने की पीड़ा भी लोगों को सहनी पड़ी, तो साथ ही त्योहारों को अकेले मनाना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास बनवाने के लिए मारामारी हुई, तो साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा पूरे साल लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के दिशा निर्देश बनाने और राज्यों से समन्वय करने में ही लगा रहा। इस दौरान देश के कुछ भागों में भारी वर्षा और चक्रवाती तूफानों का भी सामना करना पड़ा। तो लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही शराब की दुकानें खुलने, ट्रेनों के चलने, हवाई यात्रा बहाल होने, धार्मिक स्थलों के खुलने, सिनेमा घरों के खुलने आदि के दौरान लोगों की खुशी देखने लायक रही। मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट अधिकतर बाहर से ही आते थे, लेकिन भारत कोरोना काल में इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गया। यही नहीं, वेंटिलेटर बनाने वाले कई स्टार्टअप भी इस दौरान उभर कर आए। कोरोना काल ने ही और भी कई बड़े बदलाव किए, जैसे कि शादी विवाह आदि बड़े सादे ढंग से आयोजित किए जाने लगे और नाम मात्र के ही रिश्तेदारों की उपस्थिति इन आयोजनों में रहने लगी। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा घर बंद हो गए, तो दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा आदि पुराने धारावाहिक शुरू किए जो काफी हिट हुए। यही नहीं, लोग वेब सीरीज या OTT प्लेटफॉर्मों पर फिल्में आदि देखकर समय बिताने लगे। देखा जाए तो कोरोना ने दुनिया भर की चाल थामने का भरसक प्रयास किया, लेकिन भारतीय हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। हमारी सेना आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होती रही। इसरो और DRDO नवीनतम प्रौद्योगिकियों से देश को ताकतवर बनाते रहे। इसी साल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन हुआ, तो साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और संसद के नए भवन के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री ने नया इतिहास रचा। बॉलीवुड भी साल 2020 में खासा चर्चित रहा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में CBI जांच में तमाम उतार चढ़ाव आते रहे। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे। ड्रग्स मामले में NCB ने कई बड़े फिल्मी सितारों से पूछताछ की। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के कथित अवैध निर्माण को BMC ने ढाया, तो कंगना ने उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा कोरोना की दवाई लाने का दावा करने वाले बाबा रामदेव को आयुष मंत्रालय ने तब झटका दे दिया, जब सरकार की ओर से कहा गया कि पतंजलि ने इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा का लाइसेंस मांगा था, न कि कोरोना रोधी दवा बनाने का। तो यह थी साल 2020 पर एक विस्तृत नजर। वैसे साल 2020 भारत की सैन्य शक्ति में इजाफे
और भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भी याद किया जाएगा। यह नए भारत की ताकत का ही कमाल है कि चीन से आंखों में आंखें डालकर बात की जा रही है, उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और चीन का चेला पाकिस्तान दिन में भी सपने देखने लगता है कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारत की शक्ति के आगे चीन और पाकिस्तान का यह हाल देखकर कहा जा सकता है, जब दुश्मन में भारत के पराक्रम का डर हो तो ये डर अच्छा है।